तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर यूनियन में आएंगे। तो स्ट्रक्चर होता क्या है, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग बनाई थी उसमें क्या किया था, हमने अलग अलग वेरिएबल यूज किए थे। यानी हमने प्रोग्रामिंग में सीखा पहले तो कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर इसी में हमने सीखा कि एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एक नाम के अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट है उसका नाम, तो स्टूडेंट का नाम भी होगा। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, इंटीजर रोल नंबर होगा। रोल नंबर रखो, सपोज 10 रख लो, रोल नंबर होगा, उसका मार्क्स होंगे, तो 5 सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे। ठीक है, तो मार्क्स होंगे कि 5 बच्चों के मार्क्स 5 सब्जेक्ट में, या 10 बच्चों के मार्क्स 5 सब्जेक्ट में। फिर उसका क्या होगा, परसेंटेज होगा, तो 10 बच्चों के परसेंटेज। ठीक है, नाम है तो नाम क्या होगा, 10 बच्चों के होंगे, मैं 10 बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ, तो 10 बच्चों के नाम, और मैक्सिमम साइज कितना है 25। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग डेटा टाइप को ग्रुप कर सकते हैं। यानी अब इसका नेम, रोल नंबर, ये सब एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नाम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि एक आप स्ट्रक्चर बना दोगे, फॉर्मेट बना दोगे, और उसी फॉर्मेट से चीजें क्या होंगी, आपकी रन होनी शुरू हो जाएगी। ये भी आपका जैसे एरे है वैसे ही है, बस फर्क ये है कि एरे में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आएगा, इसमें आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को एड ऑन कर सकते हैं। और जो इसका साइज होगा, इसका साइज क्या होगा, इन सब का टोटल, स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो सब क्या होगा, इन सब का टोटल साइज होगा। जैसे इसका साइज कितना हो गया, 10 इंटू 35, 10 बच्चों का 35, तो इसका साइज 10 ही होगा, 10 इंटू 35 नहीं होगा, इसका साइज 10 बाइट होगा। इसका साइज कितना होगा, 2 इंटू 10 तो 20 बाइट। इसका साइज कितना होगा आपका, 20 बाइट। ठीक है, परसेंटेज 10, फ्लोट है तो 40, और तो इसका साइज इन सब का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इज a collection of a structure is a collection of a structure is a collection of logically a structure is a collection of logically related logically related variables referenced logically related variables referenced under a single name, under a single name, under a single name. It is a derived data type. It is a derived data type. It is a derived data type, comma, the size of structure variable, the size of structure variable is equal to, the size of structure variable is equal to
the size of structure variable is equal to the total size is equal to the total size of all the variable. The size of structure variable is equal to the total size of all the variable. जितने भी वेरिएबल होंगे उनके टोटल साइज के बराबर होगा. ठीक है. टू एक्सेस any structure variable, to access any structure element, variable काट दो, to access any structure element we use dot oblique period operator. We use dot oblique period ऑपरेटर. इसे डॉट भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, तो इसका यूज करते हैं. एंड इफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज पॉइंटर एंड इफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज पॉइंटर, यानी जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है ये अगर पॉइंटर होगा, देन वी यूज एरो ऑपरेटर. Then we use arrow operator. ठीक है. तो एरो का साइन कैसे आएगा आपका? माइनस और ग्रेटर देन का साइन. ठीक है. यानी कीबोर्ड में ढूंढने एरो कहाँ लिखा है, तो बैक स्पेस में होता है, वहाँ बैक स्पेस काट देगा. तो माइनस और ग्रेटर देन का साइन. देखो ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, अगर ये इस फॉर्म में है, एस टी सिंपल है, तब तो ठीक है. एरे की फॉर्म में तब भी डॉट ऑपरेटर लगेगा. लेकिन अगर ये पॉइंटर की फॉर्म में है तो उस केस में आप क्या लगाओगे? एरो ऑपरेटर लगाओगे. ठीक है. आगे हम यूज करेंगे इसका. ठीक है. तो स्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके का, जैसे कि सपोज अब स्ट्रक्चर का फायदा क्या है कि ये चीज तो हम कर ही रहे, तो अच्छा ये भी लिखो, इसमें आगे लिखो, टू डिक्लेयर ऑब्लिक क्रिएट, टू डिक्लेयर ऑब्लिक क्रिएट any structure, to declare oblique create any structure, we use struct struct keyword. We use struct struct keyword followed by structure name, followed by structure name. ठीक है. We can define structure variable either we can define structure variable either on the time of declaring या क्रिएटिंग. वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो स्ट्रक्चर का ये वेरिएबल है, ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑन द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग या क्रिएटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. एस टी और स्ट्रक्चर और इनसाइड वाइड मेन और इनसाइड वाइड मेन ऑब्लिक करके लिखो एनी फंक्शन. इनसाइड वाइड मेन ऑब्लिक करके लिखो एनी फंक्शन बाय राइटिंग struct
स्ट्रक्चर नेम और st वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख सकते हो आप, st इज अ वेरिएबल नेम। या तो आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तभी उसको डिफाइन कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर ये लाइन लिख के स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। बिना स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करे आप स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा है। ये उतार लो, इसी के नीचे जो अभी आपने लिखा उसके नीचे ये लाइन उतार लो। स्ट्रक्चर नेम, फिर उसका बॉडी, और ये वेरिएबल नेम। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, या नीचे किसी फंक्शन के अंदर वाइड मेन के अंदर आपको वेरिएबल एक्सेस करना है तो पहले आप क्या करोगे, उसका वेरिएबल क्रिएट करोगे तब उसको एक्सेस करोगे, अगर स्ट्रक्चर के साथ वेरिएबल एक्सेस डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ये पहले उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से। चलो इसको समझते हैं क्या। अब देखो स्ट्रक्चर क्या चीज है वो तो समझ में आ गया। जब हम डिराइव डेटा टाइप की बात करते हैं, देखो डेटा टाइप की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप आते हैं, एक तो सिस्टम डिफाइन और दूसरा डिराइव डेटा टाइप। एक तो वो डेटा टाइप जो सिस्टम ने डिफाइन किया है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सिस्टम ने डिफाइन किया है, और दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप जो हम सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करके ही अपना बनाते हैं। जैसे एरे हमने बनाया था वैसे स्ट्रक्चर होता है। अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए STRUCT स्मॉल लेटर में ये लिखना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, इसके बिना स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यानी कंप्यूटर को पता भी तो चलना चाहिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम, जैसे मैंने लिखा CS, हमारी CS ब्रांच है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया है LX यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, और एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, कैरेक्टर नेम, तो 42 की हमारी स्ट्रेंथ है तो हमने 42 का बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे 42 की स्ट्रेंथ है तो मैक्सिमम नाम कितने आएंगे, 42 आएंगे। उसके बाद मैंने बोला इंटीजर रोल नंबर, तो 42 बच्चों का रोल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्यों लिखेंगे जब इंटीजर आगे लिखा था। मार्क्स, तो मार्क्स कितने बच्चों के चाहिए मुझे, 42 का, कितने सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में। ठीक है, और इंटीजर फ्लोट परसेंटेज, तो परसेंटेज कितने बच्चों का चाहिए, 42 का। ठीक है, इसका एलिमेंट का नाम मैंने रख दिया EL, सेम तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसका नाम मैं पूरा कर देता हूं, और इसको मैं क्या कर देता हूं, ELEX। ठीक है, एरे बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अभी आ रहा हूं क्लास लेके। ठीक है, अब ये सेम चीज यहाँ पे आएगी और ये सेम चीज यहाँ पे आएगी, पूरी की पूरी। ठीक है, ये सब चेंज नहीं होगा। अब जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वाइड मेन, तो जब मुझे वाइड मेन में एंट्री करनी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे की, तो मैं लिखूंगा scanf %d, और एक्सेस करना है मुझे किसका, LX डॉट मार्क्स ले लेते हैं सपोज, या रोल नंबर ले लेते हैं, तो RN ऑफ जो भी लूप चल रहा होगा I। ठीक है, वैसे मुझे लेना है CS का, तो मैं लिखूंगा CS डॉट RN ऑफ I, यानी एक ही लूप में सारा काम हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने का फायदा क्या है कि अब क्या हो रहा है, सिर्फ आगे का वो चेंज हो रहा है और अंदर की चीजें हम सेम डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं CS के लिए यहाँ नेम की जगह आप क्या लूँ,
स्टूडेंट नेम लूँगा या एस नेम लूँगा, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या लूँ, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यानी आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, बस उसका ऊपर से नाम हमने चेंज कर दिया और उसको हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। बस आपको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम लिखना और उसका एलिमेंट का नाम लिखना। तो ये फायदा होता है आपका स्ट्रक्चर का, ठीक है। अभी तक जो हम प्रोग्राम बना रहे थे, हम उसमें ऐसे स्ट्रक्चरिंग यूज नहीं करते, एक स्ट्रक्चर बना के नहीं चल रहे थे। लेकिन अब आपका ये क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया कि एक ढांचा बन गया कि इस तरीके से ही चीजें एंट्री होगी और इस हिसाब से एंट्री होगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका स्ट्रक्चर का। डिफाइन करने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट लिखो, उसका नाम लिखो, उसका वेरिएबल लिखो। अच्छा, इस वेरिएबल को हम वाइड मेन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर यहां नहीं किया तो आप लिखोगे स्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और एलेक्स, तो मैं इसको यहां भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ ये नहीं लिखा, ये चीज लिखना भूल गया मैं, तो ऐसा नहीं कि भूल गए तो फिर आगे काम नहीं चलेगा। आप उसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर का नाम लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, जो नाम से आपने वेरिएबल बनाना है। जरूरी नहीं एलेक्स के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बनाओ, बस आपको याद रहना चाहिए कि इस नाम से, ठीक है। और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, इन सब का टोटल होगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी इसके लिए कितनी एलोकेट होगी, टोटल होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी, किसी को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर सिर्फ रोल नंबर लिखोगे तो किसका रोल नंबर है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका जो भी आपने वेरिएबल बनाया उसका नाम डॉट वो, ठीक है। क्योंकि ये एरे की फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी एरे आएगा, ठीक है। यानी ऐसे आएगा कि एलेक्स ऑफ आई इंटू आर एन ऑफ आई, ठीक है। कि जो पहला वेरिएबल बना है उसके पहले एलिमेंट के लिए रोल नंबर एंटर हो जाए, फिर दूसरे हो जाए। तो ये 42 है तो 42 बार चलेगा, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर मैंने इसलिए समझे लिखे हैं कि आपको ये चीज क्लियर रहे कि यार इससे फायदा क्या होता है। ऐसे तो देखने में, अगर मैं सिंगल में बताऊं तो कुछ फायदा लग रहा है आपको, सिंगल में तो रोल नंबर नाम सब डाल ही रहे थे। लेकिन अगर सेम चीज मैं तीनों में कॉपी कर दे रहा हूं और सेम ही वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग नाम से वो एक्सेस हो जा रहा है, तो तब आपको फायदा उसका नजर आएगा। यानी आपका उसका लाइव यूजेस समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्सेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर मैंने 2 बार एक्सेस कर लिया सेम ही वेरिएबल को, बस क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम अलग था, वेरिएबल का था, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर में जाके स्टोर होगा। ये वाला रोल नंबर कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे आके स्टोर होगा इधर, और ये वाला रोल नंबर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो हमने रोल नंबर डिफाइन किया होगा उसमें जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर इसका यूज करते हैं, किसका, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो लिख लो, राइट अ प्रोग्राम विच कलेक्ट name of student, write a program which collect name of student, comma roll number and fees. Write a program which collect name of student, roll number and fees of 5 student and print it या print them by implementing structure, ठीक है। हेडर फाइल लगा देंगे void stdio.h। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं नाम, नेम, और नेम मैंने ले लिया 30,
ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर नेम हमने 30 ले लिया, ठीक है। इसमें हमें डबल डायमेंशन एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल से काम चल जाएगा। और क्या था आपका? इंटीजर, रोल नंबर, फीस। तो रोल नंबर हम सिंपल ले लेंगे। और एक क्या था आपका? फ्लोट, फीस, ठीक है। डबल डायमेंशन एरे की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि स्ट्रक्चर के वेरिएबल हम एरे की फॉर्म में ले लेंगे। तो मैंने बोला एस टी ऑफ, कितने बच्चों का बोला है? 5। तो मैंने जो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए वो 5 बना दिए इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम वाइड मेन में। तो यहाँ पे हमें ऐसे कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक टोटल की जरूरत पड़ी। अच्छा, टोटल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम यहीं से उठा लेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ। अच्छा, लूप की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें, क्योंकि एरे है तो लूप की जरूरत पड़ेगी। इंटीजर आई, और लूप चला लो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। 0 से क्यों चलाया? क्योंकि क्या है? एरे है, तो एरे 0 से चलेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं PRINTF प्रिंट एफ एंटर नेम, नेम डालो और स्कैन एफ, या स्कैन एफ नहीं लेते हम, सीधा गेट एस ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या करता है, दिक्कत करता है। तो जो नेम होगा हम नेम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? एस टी ऑफ आई डॉट नेम, ठीक है। ये जो नेम है मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूं, ठीक है। एक्सेस कैसे करेंगे? एस टी ऑफ आई, आई क्या होगा? 0, तो पहला जो भी एलिमेंट बना होगा उसका नाम, ठीक है। एफ प्लस एस टी डी आई एन, स्टैंडर्ड इनपुट जो है आपका उसको फ्लश कर देंगे, ये मेमोरी फ्लश कर देगा आपका। उससे क्या होगा कि जब हम नाम लेंगे, दूसरा नाम डालने के लिए आएंगे, तो दूसरे नाम के लिए मेमोरी बफर क्लियर कर देगा, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं? नाम आ गया हमारा, और क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए। एंटर रोल नंबर, रोल नंबर डाल दीजिए। तो स्कैन एफ, रोल नंबर हमारा क्या है? इंटीजर है, तो परसेंटेज डी, और कहाँ चले जाए? एस टी ऑफ, ठीक है। एस टी ऑफ आई डॉट आर एन, ठीक है। एस टी ऑफ आई डॉट आर एन, ठीक है। इसमें हमें आर एन में एरे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये एरे चल रहा है तो आपने फिक्स पोजीशन में चले जाएगा, मेमोरी लोकेशन चला जाएगा। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर योर फीस, जो भी फीस है वो डालिए। तो स्कैन एफ, आप क्या आएगा? आपका परसेंटेज एफ आएगा, और कहाँ चले जाए? आपका एस टी ऑफ आई डॉट फीस, ठीक है। हमारे पास नाम आ गया, रोल नंबर आ गया और फीस आ गया, ठीक है। ये लूप 5 बार चलेगा और 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट में 5 जगह 5 मेमोरी लोकेशन में जाके वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। अब हमें करना क्या है? आउटपुट देना है, तो आउटपुट में कुछ नहीं करना, फिर से लूप चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपका फॉर लूप बंद हुआ, खुला बंद हुआ, ठीक हो गया। फॉर लूप, ये यहाँ फॉर लूप ओपन हुआ है, यहाँ पे फॉर लूप बंद हुआ है, ठीक है। वाइट बेन बंद कर देना, अभी वाइट बेन चल रहा है। फिर से फॉर लूप चलाते हैं। पहला फॉर लूप इनपुट के लिए था, तो एक फॉर लूप हम किसके लिए चलाएंगे? आउटपुट के लिए चलाएंगे। तो यहाँ पे तो हमें सीधे प्रिंट ही करना है, प्रिंट एफ नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस, और नेम किसके अंदर है? एस टी ऑफ आई डॉट नेम, NAME नेम, ठीक है। एस टी ऑफ आई डॉट नेम के अंदर हमारा नाम है, तो नाम आ जाएगा यहाँ से। फिर PRINTF प्रिंट एफ
n ले लेता हूं मैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो हमें क्या प्रिंट करना है, रोल नंबर इज इक्वल टू %d, और रोल नंबर किसके अंदर है, st(i). इस वाले में ये ध्यान रखना है कि आपने st(i) स्ट्रक्चर को लेके चलना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। और printf printf/n, तो आप बचा क्या हमारा, फीस इज इक्वल टू %f। f क्यों आया, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है, st(i)fees। ठीक है, इसको बंद कर दो, वाइट मेन बंद कर दो, आपका प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कुछ खतरनाक ही चीजें, अलग चीजें, सिंपल प्रोग्राम है जो हमने बनाए। बस आपको ये रखना है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप एक्सेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम घट गया है, पहले हम डबल डायमेंशन एरे चला रहे थे, वो सब घट गया है, वो काम हमारा ये कर दे रहा है। ठीक है, st(i), हम एलिमेंट जितने बच्चे होंगे उतने एलिमेंट बना सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि 5 बच्चे हैं, तो उस केस में फिर हम वाइड मेन के अंदर क्या करेंगे, उसके एलिमेंट क्रिएट करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए, अब लाइट भी नहीं